नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू वाइस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं या फिर आरओ दे रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए है। करंट अफेयर्स का ये 9वां एपिसोड है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने इंटरनेशनल इवेंट्स की जितनी खबरें थी सारी कवर कराई आपको। उसके बाद में नेशनल इवेंट्स की खबरें इनको करा रहे हैं। आने वाले 2 एपिसोड में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स और कुछ इन्वायरमेंट की रह जाएंगी और फिर थोड़ी बहुत स्पोर्ट की थोड़ी 1-2 वीडियोस की रह जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन। सबसे पहले ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन मतलब है कि हम जो पेट्रोल जला रहे हैं, जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, इससे हमको शिफ्ट करके अच्छे ऊर्जा में जाना है, स्वच्छ ईंधन पे जाना है। जैसे कि पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सब जला रहे हैं। इससे क्या होता है? कार्बन इमिशन होता है। फाइनली हमारा पर्यावरण दूषित होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, उसका दुष्प्रभाव दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमको ये सब शिफ्ट करना अच्छे ऊर्जा पर, यानी कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा है इत्यादि, ताकि कार्बन इमिशन कम से कम हो और जलवायु परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो जो इसके बीच की चीज है, जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ईंधन के तरफ जाने के जो बीच का रास्ता है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन, यानी कि संक्रमण। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, इंडियन का मतलब इंडियन समझी गए। स्टेट्स का मतलब है, तो आप अवस्था समझ लो। स्टेटस क्या है इसका? स्टेट्स क्या है, यानी कि क्या इसकी स्थिति है अभी। ठीक है, और एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन। 2 संगठन है, IEEFA और EMBER। IEEFA और EMBER, इन दोनों ने जारी किए हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, और ये एक एम्बर है। इन दोनों ने जारी की है। इन्होंने किया क्या है? भारत के 16 राज्यों के इसके अंतर्गत लिया है और उन्हीं 16 राज्यों का विश्लेषण किया है। और वो 16 राज्य वो हैं जो कुल ऊर्जा का 90% कंजप्शन करते हैं। कुल ऊर्जा का 90% जो उपभोग करते हैं, उन 16 राज्यों को लिया गया, उनका एनालिसिस किया गया और फिर एक रैंकिंग निकाली गई कि स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति में या उसकी दिशा में कौन कौन राज्य बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि एक स्कोरिंग वाला एक प्रणाली तैयार की जाती है, उसका नाम होता है सेट, स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, सेट। ठीक है, ये क्या है? एक स्कोरिंग प्रणाली तैयार की जाती है कि हर एक राज्य को स्कोर दिया जाता है, किसने अच्छा किया, कितने अच्छी प्रगति नहीं की है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयाम क्या है। आयाम, इसके 4 आयाम हैं। ठीक है, आयाम का मतलब होता है कि वो मानक, जिन मानकों के आधार पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। आखिर में आपने रिपोर्ट जारी की, आपने रैंकिंग दे दी, कुछ राज्यों को ज्यादा रैंकिंग दी, कुछ को कम रैंकिंग दी। आखिर में आपके वो आधार क्या, आपके वो नॉर्म्स क्या है, वो मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो आयाम देख लीजिए। आयाम है एक पावर सिस्टम का प्रदर्शन देखना है इसमें। ठीक है, पावर सिस्टम का प्रदर्शन देखना है आपको। दूसरा देखना है आपको डीकार्बोनाइजेशन। ठीक है, यानी कि कार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स को बहुत जगह हम जला रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, एनवायरमेंट में कार्बन एमिशन हो रहा है। अब हम करने लगे इसका उल्टा, यानी कि जीवाश्म ईंधन से धीमे धीमे हम अच्छे ऊर्जा जा रहे हैं, स्वच्छ ऊर्जा जा रहे हैं, सौर ऊर्जा जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं डीकार्बोनाइज। जैसे कि रेल की बात करें, रेलवे, भारतीय रेलवे में लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक पूर्णतया डीकार्बोनाइज करना है। मतलब हमारी जो भी कोयले से चलती थी, कुछ डीजल से चलती थी, इन सभी रेलगाड़ियों को धीमे धीमे बंद करके पूरी विद्युतीकरण पर करना है। ठीक है, यानी कि वो कार्बन का कोई इमिशन ना करे, तो डीकार्बोनाइजेशन। ठीक है, एक है पावर सिस्टम का प्रदर्शन। दूसरा पावर इकोसिस्टम की तैयारी कैसी है आपकी। ठीक है, चौथा आपकी जो पॉलिसीज जो बना रहे हैं और राजनीतिक जो कमिटमेंट है, पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल जो आपकी कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, ये 4 आयाम है। अगर बात की जाए स्वच्छ बिजली के क्षेत्र में, स्वच्छ बिजली के क्षेत्र में सबसे अच्छी प्रगति किसने की है, तो 2 राज्य हैं आपके, कर्नाटक और गुजरात। कर्नाटक और गुजरात 2 राज्य हैं जिन्होंने स्वच्छ बिजली की दिशा में सबसे अच्छी प्रगति की है। इसका मतलब ये है कि ये जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ईंधन की तरफ जाने में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छी प्रगति कर रहे हैं। सभी 4 आयामों पर देख लिया जाए तो सभी 4 आयामों पर पहली रैंकिंग आई है वो आपका स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर है वो आपका है स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी कि सभी 4 आयाम, इन चारों आयामों पर पहली रैंकिंग पे आया आपका कर्नाटक और दूसरी रैंकिंग पे आया आपका राजस्थान। राइट, दूसरा देखते हैं। आई होप ये सब क्लियर हुई होगी आपको। इसका सबसे अच्छी चीज है कि आप स्क्रीनशॉट इसको लेके रख सकते हैं, ताकि जब भी रिवीजन करना है फटाफट 2 मिनट में आप पूरी रिकैप कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले से लिख देता हूँ, नहीं तो मुझे लिखने में पढ़ाने में कोई इश्यू नहीं है। एक है असम का चराई देव मैदान। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल अभी नहीं हुआ। ठीक है, क्या नाम है? चराई देव नामक एक स्थल, एक मैदान है बहुत बड़ा। कहां पर है? असम राज्य में है। क्या ये यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थल होते हैं उस सूची में सम्मिलित हो गया? तो आंसर है नहीं, अभी नहीं हुआ। हुआ क्या?
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा इस समय उन्होंने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री मोदी को, उनसे कहा कि इसको यूनेस्को में सम्मिलित होने के लिए आप प्रस्ताव भेजिए, क्योंकि ये असम में एक महत्व रखता है। ठीक है, ये मैदान का महत्व है, बताएंगे क्यों महत्व है। तो इन्होंने लेटर लिखा पीएम को, पीएम ने प्रस्ताव भेज दिया सीधे यूनेस्को को। हालांकि अभी यूनेस्को उस पर देख रही है, उसके हर चीज को देख रही, मानक क्या उसकी सारी चीजें देखेगी, तब जाकर उसको दे देगी। हो सकता है कि दे दे, हो सकता है ना दे। अगर उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है तो यह पूर्वोत्तर भारत की पहली सांस्कृतिक धरोहर स्थल होगी। पूर्वोत्तर भारत की पहली सांस्कृतिक श्रेणी की साइट होगी नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि अभी आपको पता है कि पूर्वोत्तर में केवल 2 यानी कि धरोहर स्थल हैं, सांस्कृतिक नहीं है, वो प्राकृतिक है। जैसे कि आपके एक मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, इसी प्रकार काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये दोनों असम में अवस्थित है, राइट। तो सांस्कृतिक शैली की पहली साइट हो जाएगी पूर्वोत्तर में, अगर इसको मिल जाता है तो। प्रस्ताव यूनेस्को को भेज दिया किसने, केंद्र सरकार, जैसा कि हमने बता दिया। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व इसलिए है कि आपको पता होगा कि अहोम राजवंश का शासन था असम में। इस वर्ष अहोम राजवंश खूब चर्चे में रहा, तो इसलिए अहोम राजवंश से संबंधित भी हमने कुछ सूचनाओं को यहाँ पे जोड़ा हुआ है, इनसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अहोम राजवंश से संबंधित है। ठीक है, और अहोम राजवंश से संबंधित इसलिए क्योंकि ये जो चराईदेव मैदान है, ये कैपिटल हुआ करती थी, ये राजधानी हुआ करती थी अहोम राजवंश की। और साथ ही साथ में अहोम राजवंश के जो प्रसिद्ध सम्राट थे, उनकी कब्रगाह भी वहां पर अवस्थित है। ठीक है, उनकी कब्रगाह भी है। और जो अहोम समुदाय के जो लोग अभी भी रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये चूंकि हिंदू समुदाय से हैं, तो इन लोगों ने एक परंपरा की शुरुआत की थी 18वीं शताब्दी से। वो परंपरा ये थी कि इनमें जो भी व्यक्ति होते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है तो उनको दाह संस्कार किया जाता है, और दाह संस्कार बाद के बाद जो राख बचती थी, उस राख को जाकर के इसी चराईदेव मैदान में दफना दिया जाता था। मतलब व्यक्ति उस समुदाय का कहीं भी मरा हो, लेकिन उसकी जो राख होगी वो इसमें दफनाई जाएगी, क्योंकि इस स्थल को ये पवित्र स्थल मानते हैं। ठीक है, ये इसका संक्षिप्त इतिहास है। तो अहोम राजवंश से संबंधित था। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना की चाओ लुंग स्यू काफा, यह आपको याद ही करना ही है, एक दो बार देखना, याद करना। क्यों? क्योंकि ये खूब चर्चे में है, यहाँ से पूछा जा सकता है। इस कब की थी? 1253 में। 1253 में अहोम वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? चाओ लुंग स्यू काफा ने। ये वह समय है जहां पर भारत में गुलाम वंश का शासन था, और गुलाम वंश के भी अंतर्गत जो नसरुद्दीन महमूद था, उसका शासन था। वही नसरुद्दीन महमूद जिसके साथ गयासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटी का विवाह किया था। ठीक है, मैदान अहोम सम्राट की कब्रगाह थी तथा इस समुदाय का पवित्र स्थल भी है। 18वीं शताब्दी से यहाँ पे दाह संस्कार करते हैं, तो यहाँ राख जो है ना फैला देते हैं। ये हो गई एक दोनों खबरें। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपको पता है कि विश्व का अभी तक का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में, जहां से हमारे योगी बाबा आते हैं। तो ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था अब तक, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक का आपने एक जिला देखा होगा, धारवाड़। चूंकि कर्नाटक में का जिला का नाम धारवाड़ है, वहीं पर बहुत सारी चट्टानें पाई गई एक विशेष प्रकार की, इसलिए उन चट्टानों को भी धारवाड़ कहते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। धारवाड़ जिला है, वहां पर एक स्टेशन है, श्री सिद्धरूढ़ा हुबली स्टेशन। श्री सिद्धरूढ़ा हुबली स्टेशन, श्री सिद्धरूढ़ा हुबली स्टेशन, श्री सिद्धरूढ़ा हुबली स्टेशन। राइट, कितनी लंबाई है? 15 से 7 मीटर है। 1507 मीटर की लंबाई है, लेंथ है। यहाँ तक कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता दे दी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक प्रकार की मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने वाली एक संस्था है, कि जो भी ऐसा काम कर देता है जो अद्वितीय होता है, अनूठा होता है, सबसे अलग, तो उसको उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको सम्मिलित किया गया है। ये जो स्टेशन है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में आता है। रेलवे जोन है ना, इनको 18 भागों में बांटा गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण, इस प्रकार की ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा। ये तो हो गया इसके बारे में। दूसरी चीज, इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और भी काम किए, वो देख लो। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है तो देखना जरूरी बन जाता है। पीएम ने क्या किया? हुबली दादरा एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाई थी उसी स्टेशन पे, हुबली दादरा एक्सप्रेस को। दूसरा है बेलागवी सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई थी, बेलागवी सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस को। साथ ही साथ धारवाड़ जो शहर है आपका, वहीं पर देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन आईआईटी कैंपस का भी उद्घाटन किया गया। मतलब धारवाड़ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन आईआईटी कैंपस का उद्घाटन किया। ठीक है, इको फ्रेंडली मतलब होता है जो पर्यावरण के हिसाब से अच्छा होता है।
अगला दो यात्रा है, एक जापान के प्रधानमंत्री भारत में यात्रा करने आए, एक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए। जापान के प्रधानमंत्री आपके फूमियो किशिदा, शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन शिंजो आबे को किसी ने उनकी यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करे तो उसी समय किसी ने उनकी हत्या कर दी गोली मार के। उसके बाद में फूमियो किशिदा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। फूमियो किशिदा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। ठीक है, हुआ क्या, ये प्रधानमंत्री भारत में आए और भारत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ खूब बैठक हुई, शीर्ष बैठक हुई, क्योंकि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष की बात होती है उससे शीर्ष बैठक करें। ठीक है, 2023 को जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें निकाल लिया, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, 2023 को दोनों टूरिज्म एक्सचेंज ईयर मना रहे हैं। टूरिज्म एक्सचेंज ईयर मना रहे हैं, मतलब टूरिज्म यानी जो पर्यटन होता है उसको एक्सचेंज ईयर मना रहे हैं। ऐसे ही आपको याद करना है। उसमें याद कैसे करना है, ऐसे कर लेना कि मतलब हमारे यहाँ से टूरिज्म वहाँ जाएंगे, हम वहाँ भेजेंगे, वो प्रधानमंत्री और वहाँ की जापान के हमारे यहाँ टूरिज्म भेजेंगे। ठीक है ना, तो इसको एक्सचेंज करेंगे टूरिस्टों का। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए, कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फ्यूजी। हिमालय जैसे कि आपको पता है हिमालय हमारे यहाँ है और माउंट फ्यूजी कहाँ है, जापान में, तो दोनों को कनेक्ट करें। इसकी थीम है कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फ्यूजी, इसकी थीम है। दो एग्रीमेंट, मेजर एग्रीमेंट हुए हैं, हालांकि वो एग्रीमेंट कोई नए नहीं है, कोई नवीन नहीं है, जो पुराने एग्रीमेंट थे उनका ही नवीनीकरण किया गया है। ठीक है, जैसे एक एग्रीमेंट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए। आपने देखा कि 2017 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बुलेट ट्रेन का। 2017 में जापान के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बुलेट ट्रेन का, जो कि गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के महाराष्ट्र के मुंबई तक जाएगी। ठीक है, इसी कहते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है, इसके लिए जो 90% से ज्यादा जो ऋण था, वो भी ऋण सारा ऋण दे रहा है जापान, यानी फाइनेंसिंग पूरा जापान कर रहा है और बहुत सस्ती दरों पर। तो उसकी चौथी जो किस्त आने वाली है, इसी ऋण की चौथी किस्त आने वाली है इस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, उस पे लेके समझौता हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ, 2017 में शुरू हुआ था। दूसरा है कि जापानी भाषा सीखने का एक समझौते का नवीकरण हुआ है, यानी भारत के लोगों को, भारत के कुछ लोगों को जापानी लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ये भी अपने आप में नया नहीं है, ये भी पुराना ही है, 2017 उसी दौरान ये भी एग्रीमेंट हुआ था, इसको नवीनीकरण कर दिया। अगला देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इस समय एंथनी अल्बनीज, उनकी भारत यात्रा होती है और भारत यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शिखर सम्मेलन होता है, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है। एक एग्रीमेंट हुआ है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन यानी कि साथ मिलकर प्रोडक्शन करना है, एग्रीमेंट हुआ है। किस क्षेत्र में हुआ है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हुआ है और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हुआ। मतलब क्या, मतलब समझिए इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ के जो सरकारी डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ के जो अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट है, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के सरकारी डिपार्टमेंट है और अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलकर सहयोग करेंगे स्पोर्ट में, खेल के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। ठीक है, क्षमता निर्माण करेंगे, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा एक सौर कार्बल बनाने पर सहमति हुई, यानी कि एक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक कार वाले की टीम बनेगी। ठीक है, जो एक कार वाल मतलब एक तरह की जैसे कि क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है कर इसमें, कोई छोटी सी टुकड़ी जैसी मान लो टुकड़ी। ठीक है, सहमति हुई है। और अटल इनोवेशन मिशन है, उस पर भी सहयोग किया जाएगा। जो अटल इनोवेशन मिशन जो ये सरकार ने शुरू किया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अटल इनोवेशन मिशन कब शुरू हुआ था। ठीक है, ये बताना है। और ये मिशन किसने शुरू किया था, किस डिपार्टमेंट ने शुरू किया था, ये भी बताना है। 2015 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जैसा कि आपको पता है गुजरात में है, वहां पर मैच हो रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो दोनों प्रधानमंत्री गए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे और ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच जो मैच हो रहा था उसको दोनों लोगों ने खूब देखा, मजे लिए। एक डीकिन विश्वविद्यालय है, डीकिन विश्वविद्यालय है, डीकिन विश्वविद्यालय है आपका गिफ्ट सिटी में है। गिफ्ट सिटी कहाँ है, इसका फुल फॉर्म देखिए पहले गिफ्ट सिटी का। जी फॉर है गांधीनगर, ठीक है, आई फॉर है इंटरनेशनल, एफ फॉर है आपका फाइनेंशियल, टी फॉर टेक। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, यहाँ पर डीकिन विश्वविद्यालय है। ये एक ऐसा विदेशी विश्वविद्यालय है, यानी भारत में विदेशी परिसर खोलने वाला एक पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, इस पर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन भी आ चुका है, यूपी पीसीएस ने तो नहीं पूछा है, शायद बीपीएससी ने पूछा है शायद डीकिन विश्वविद्यालय पर। तो इसकी एक सभा में इन्होंने यहाँ के प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। ठीक है, एक एग्रीमेंट 2022 में हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ईसीटीए एग्रीमेंट हुआ था, यानी इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2022 में लागू हो गया। ठीक, हुआ और लागू हो गया, इस बात को याद रखना। इसके तहत क्या है,
भारत की जितने भी वस्तुएं निर्यात की जाएंगी, जितना भी माल निर्यात किया जाएगा, उस पर हमें 96% टैरिफ की छूट मिलेगी। मतलब कि जो कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं ना वो लोग, अलग अलग प्रकार के टैरिफ लगा लेते हैं, जिससे हमारी चीज़ें वहाँ उस मार्केट में जाते जाते महंगी हो जाती हैं। जैसे जैसे हमने 10 रुपये की वस्तु भेजी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ने 5 रुपये उस पर टैरिफ लगा दिया, तो उसके मार्केट में हम कितने की बेचेंगे? 15 रुपये की बेचेंगे। तो वहाँ के मार्केट के लोग क्यों खरीदेंगे जब 15 रुपये महंगी हो जाएगी ना वस्तु। तो अब क्या हुआ, 96% हमारी वस्तुओं पर टैरिफ रेट जीरो होगी, नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जितनी भी वस्तुएं भारत में आएंगी उसमें लगभग 85% ऐसा माल होगा, वस्तुएं होंगी जिन पर टैरिफ रेट कैसे होगी, जीरो होगी या नहीं होगी, ठीक है। जीरो होगी या नहीं होगी एक ही बात है। एक सेवर अभ्यास होता है, इसे कहते हैं तलिस्मान सेवर अभ्यास। तलिस्मान सेवर अभ्यास, तालिबान नहीं है, तलिस्मान। तलिस्मान ऐसा एक जगह का भी नाम है, दक्षिण पाई जाती है, उसी के नाम पे है। तलिस्मान सेवर अभ्यास एक एक्सरसाइज है, तो भारत को इनवाइट किया है इस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।